हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 वेक्टर क्लास 12 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज हम सदिश पढ़ने वाले हैं। सदिश को समझने से पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। सदिश तक जाने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं कि सदिश तक पहुंचते हैं हम। तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज है ना। फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले बेसिकली हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। ठीक है ना। तो कुछ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। मैंने आपको कहा 60 मीटर क्यूब, 5 किलो न्यूटन, 50 kg, 20 मीटर पर सेकेंड, 60 किलोमीटर। ठीक है ना। 70 सेंटीमीटर, 6 बॉयज़ एंड 5 मैंगो। बात क्लियर है। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे सिंपली, बहुत ही सिंपल वर्डों में, सरल शब्दों में अगर कहूँ तो ये जो न्यूमेरिक पार्ट है, ये वाला, इस न्यूमेरिक पार्ट को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आई। सिर्फ इस न्यूमेरिक पार्ट को, विदाउट यूनिट, इस फिजिकल क्वांटिटी को, इस न्यूमेरिक पार्ट को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट लगने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी। ठीक है ना। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर को हम कहते हैं अदिश और वेक्टर को हम कहते हैं सदिश। ठीक है ना। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं तो सिर्फ ये जो न्यूमेरिक पार्ट है ये क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। अगर यूनिट के साथ अगर मैं बात करूंगा तब मैं इनको इन 2 भागों में डिवाइड करूंगा। या तो मैं उसे स्केलर बोलूँगा या मैं उसे वेक्टर बोलूँगा। अगर सिर्फ मैंने कहा 50 तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैंने कहा सिर्फ 6 तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। बात क्लियर है। यूनिट के बाद, यूनिट लगने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन उसके भी अंदर वो स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं आपको पता होगा। स्केलर वो होता है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड, जिसे हम कहते हैं परिमाण। जिसके अंदर सिर्फ परिमाण होगा उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। और जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो प्लस मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, परिमाण भी मिले और उसमें हमें दिशा भी मिले। ठीक है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। और जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको हम क्लासीफाई करेंगे कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। तो कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं हम एग्जांपल्स के रूप में। जैसे हमने कहा एरिया, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, टेम्परेचर। ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे डिस्टेंस, हाइट, वॉल्यूम। ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हम लिख सकते हैं फोर्स। ठीक है। और हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है ना। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम लिख सकते हैं। जैसे आप और क्या लिखें, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट लिख लो। तो हमने कुछ ही बातें लिखी। ठीक है ना। अब हम इनमें डिसाइड करेंगे, इनको हम क्लासीफाई करेंगे कि कौन स्केलर क्वांटिटी होगी एंड कौन वेक्टर क्वांटिटी होगी। बात समझ में आई। ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एरिया से। देखो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। आपसे पूछा गया कि
कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो मान लो उसका एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, या 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसमें कोई डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब जो एरिया है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आई। ऐसे ही लेंथ में कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। मास, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम, पूछोगे नहीं आप टाइम किस डायरेक्शन में, ठीक है ना, टाइम होता है, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड और वेलोसिटी, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हम इसको लास्ट में इसकी बात करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी की। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझते कैसे। मान लो ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स पे मैंने फोर्स लगाया, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, सर आप जो फोर्स लगा रहे हो वो किस डायरेक्शन में, क्योंकि आप जब इधर फोर्स लगाओगे तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। आप जब इधर फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में तो ये इधर की तरफ मूव करेगा। आप जब ऊपर से फोर्स लगाओगे थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, और जब आप नीचे से फोर्स लगाओगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन हम उसमें मेंशन करें। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ठीक है ना। टेम्परेचर एक सिंपली स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे, ठीक है ना, इसको भी एग्जांपल से हम समझेंगे। हाइट, मैंने पूछा आपकी हाइट कितनी है, आपने कहा 6 फुट, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आपने कहा 6 फुट, तो 6 फुट किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन, नो, 6 फुट मीन्स 6 फुट, ठीक है ना। तो हाइट एक स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम सेम स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। फोर्स हम लिख चुके हैं पहले ही, वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्स ही है क्या ये, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये कुछ हमने टर्म लिखी, इसमें वेक्टर्स और स्केलर की हमने बात की। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हो गई जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, और वेक्टर क्वांटिटीज वो हो जाती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ में हमें क्या मिल जाती है, डायरेक्शन या जो दिशा, ठीक है। स्पीड की बात करें तो स्पीड की जो यूनिट होती है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और स्पीड के बाद में वेलोसिटी की भी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछा गया कि 20 मीटर पर सेकंड, क्या ये स्केलर है या वेक्टर है। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये वेलोसिटी है या स्पीड है, आप नहीं बता सकते। आपका कोई भी नहीं बता सकता कि ये वेक्टर होगा या स्केलर होगा, ठीक है ना। तो स्पीड इस मीटर पर सेकंड के लिए, मीटर पर सेकंड यूनिट के लिए ये कंपलसरी है कि इसमें हम मेंशन करेंगे स्पीड है या वेलोसिटी है। अगर उसने स्पीड कहा तो हम उसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, अगर उसने कहा वेलोसिटी तो हम कहेंगे उसको वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो स्पीड और वेलोसिटी का तो ये था। अब बात करते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किस तरीके से ये स्केलर हो जाती है और किस तरीके से ये वेक्टर हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की, ठीक है ना। तो मैं एक पॉइंट मेरा ये है ए, समझने के लिए बना लेते हैं। एक पॉइंट मेरा ये है बी, ठीक है, और मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि मैं कैसे भी जाऊं, ठीक है ना, यहाँ तक आया, वापस यहाँ गया और यहाँ मैं पहुँच गया। तो इसके लिए मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ए से बी जाना था, मैं किसी भी रास्ते से जा सकता हूँ, उसके लिए मुझे कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए या ए से बी की तरफ जाना है, ठीक है ना, तो मुझे एक डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तभी तो ये इससे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और इसे हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ए से बी जाना है। आप कहीं से भी यहाँ से घूमते हुए सुभाष चौक गए, वहाँ से आप पानी पूरी खाते हुए यहाँ से पाव भाजी ली और आपने दूध पैक कराया और यहाँ से आप पहुँचोगे घर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस के लिए कहीं पर भी आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करनी होती है कि इस ए से बी की तरफ जाना है तो हम डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जाएंगे। बात समझ में आई। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस थोड़ा सा ये अंतर था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है क्योंकि उसमें डायरेक्शन का थोड़ा सा मेंशन होता है, और डिस्टेंस जो होती है उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो वो सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आई। फिजिकल क्वांटिटी की बात करिए, फिजिकल क्वांटिटी एक न्यूमेरिक पार्ट होता है। न्यूमेरिक पार्ट के साथ में अगर यूनिट हम लगा देते हैं तो हम उसको डिवाइड करते हैं स्केलर और वेक्टर में।
वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है, एंड स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट की। वैसे वेक्टर हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें फोर्स नहीं पढ़ना है, हमें एक्सेलरेशन नहीं पढ़ना है, हमें स्पीड नहीं पढ़ना है, हमें डिस्टेंस नहीं पढ़ना है, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है ना। हमें सिर्फ बात करनी है मैथ के अंदर वेक्टर एक लाइन होगी, डायरेक्टेड लाइन, ठीक है ना, डायरेक्टेड लाइन। जैसे कि सिर्फ एक डायरेक्शन होगी, एक दिशा होगी, उस लाइन की हम बात करेंगे मैथ के अंदर, ठीक है ना। तो कॉपी करने का है नहीं कुछ, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैथ में वेक्टर सिर्फ एक डायरेक्टेड लाइन है, ठीक है ना, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। वेक्टर सिर्फ एक डायरेक्टेड लाइन है, ठीक है ना। तो इसके बाद कुछ उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिनके बारे में हम समझ लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो एक लाइन ले लेते हैं हम, ये लाइन हो जाएगी L, जिस पे एक हमने लाइन सेगमेंट ले लिया पॉइंट A एंड पॉइंट B, ठीक है ना। AB एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, आप इसको रेखाखंड बोलो, रेखाखंड AB, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, AB पॉइंट दे रखा है तो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे AB वेक्टर से, एक डायरेक्टेड लाइन जिसकी डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। बात समझ में आई। इसको हम बोलेंगे फ्रॉम A टू B, जो डायरेक्शन है वो इसका हो जाएगा फ्रॉम A टू B, यहाँ पे से पढ़ो A से B की ओर, A से B की ओर, इस तरीके से। बात समझ में आई। तो बात कर रहे हैं लेंथ की, लेंथ ऑफ अ वेक्टर। लेंथ क्या हो जाएगा किसी भी वेक्टर का, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड लेंथ, ठीक है ना। और लेंथ को हम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर से, ठीक है ना। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर से, और यही मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर हो जाता है, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर की अगर बात करें तो वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर, जिसे हम कहते हैं लेंथ। बात क्लियर है। नंबर सेकंड आता है सपोर्ट। सपोर्ट हो जाएगा लाइन L, ठीक है ना। सपोर्ट क्या, इस वेक्टर ए बी का जो सपोर्ट है वो क्या है, लाइन L, जिस पर ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। और नंबर थर्ड बात करेंगे हम सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ डायरेक्शन, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने कहा मॉडल ए बी वेक्टर कहा, हमने क्या कहा, हमने सेंस ऑफ डायरेक्शन में ए बी वेक्टर, इट मीन्स फ्रॉम ए टू बी। क्या लिखेंगे इसको, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर। यदि हम लिखें इसको बी ए वेक्टर तो इसे हम बोलेंगे फ्रॉम बी टू ए। तो इस कंडीशन में ए बी वेक्टर में ये जो ए है ये हो जाएगा इसका इनिशियल पॉइंट और बी हो जाएगा इसका टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना। लेकिन बी ए वेक्टर में चेंज हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका इनिशियल पॉइंट और ए हो जाएगा इसका टर्मिनल पॉइंट। बात क्लियर है। तो कुछ बेसिक्स कंसेप्ट थे इसके बारे में, है ना, वेक्टर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स, तो उससे पहले कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश, इकाई सदिश, ठीक है ना। तो देखो अगर मैंने कहा कि ये मेरा एक वेक्टर है, बी पॉइंट ए पॉइंट, है ना, ए बी वेक्टर, हमने कहा ए बी वेक्टर है जिसको मैंने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अगर मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर 1 होगा तो इसे मैं क्या कहूँगा, यूनिट वेक्टर कहूँगा। यूनिट वेक्टर, हम बात कर रहे हैं मॉडुलस की, मैग्नीट्यूड की। अगर मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। या ऐसे समझें कि इकाई सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, इकाई सदिश कहते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसको समझने के लिए बेसिकली जो यूनिट वेक्टर है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से।
ठीक है ना। अगर वो वेक्टर ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उस ए वेक्टर का जो इकाई सदिश है उसे हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात कि अगर मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊं 3D में, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इन एक्सिस का जो पॉइंट ओरिजिन है ओ है उसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और इनकी जो डायरेक्शन होगी, जैसे मैंने कहा एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन हो जाएगी जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन हो जाएगी के कैप। इस तरीके से बात समझ आई। और उसने कहा कि यूनिट वेक्टर ए कैप होता है, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं कि ए वेक्टर अगर मैं लिख रहा हूँ, ये जो ए वेक्टर है अगर मैं इसे लिखता हूँ तो वेक्टर के लिए एक तो मैग्नीट्यूड जरूरी है और एक उसकी डायरेक्शन ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और जो ए कैप है वो हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो यहाँ से जो ए कैप है वो मुझे मिलेगा ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो इस ए कैप को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर अगर कभी भी मुझे फाइंड करना होगा किसी भी सदिश का या किसी भी वेक्टर का, तो मैं उसमें अप्लाई करूँगा ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो कॉपी करेंगे इसको। तो टाइप ऑफ वेक्टर्स में सेकंड है नल और जीरो वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर, ठीक है ना। नल और जीरो वेक्टर जिसे हम शून्य सदिश भी कहते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हमें क्या मिले, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड हमें कितना मिले, जीरो मिले, ठीक है ना, जीरो मिले। उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर अगर हमें जीरो मिलता है तो जो ए वेक्टर होगा वो क्या होगा, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने एक वेक्टर लिखा ए वेक्टर, ठीक है ना। ए वेक्टर में जो पॉइंट ए होगा उसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जो पॉइंट ए ये बाद वाला होगा इसे हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको कॉपी पे बनाऊं तो इनिशियल पॉइंट ए ये बन जाएगा पॉइंट ए, और टर्मिनल पॉइंट ए मतलब यही वाला पॉइंट ए, ठीक है ना। तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई। तो नल वेक्टर जीरो वेक्टर को मैं ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए वेक्टर एक जीरो वेक्टर नल वेक्टर होगा, या फिर हम एक इसको जीरो वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर उसे हम कहते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो टाइप ऑफ वेक्टर्स में नंबर थर्ड है लाइक वेक्टर, ठीक है ना, लाइक वेक्टर्स। नंबर इसमें फोर्थ आ जाएगा आपका इक्वल वेक्टर्स। नंबर फिफ्थ है इसमें अनलाइक वेक्टर, और नंबर 6 आ जाएगा आपका नेगेटिव वेक्टर, ठीक है ना। तो बारी बारी से इनको समझेंगे, इनका मीनिंग एक्चुअल है क्या, ठीक है ना। तो अगर हम लाइक वेक्टर्स की बात करें तो मैंने यहाँ पर दो वेक्टर बनाए, एक तो बनाया मैंने ये ए बी वेक्टर, ठीक है ना, ए बी वेक्टर, और दूसरा मैंने बनाया ये सी डी वेक्टर। अगर मैं इनमें सेंस ऑफ डायरेक्शन की बात करूँ, सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो सेंस ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, ठीक है ना। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर है वो नॉट इक्वल टू मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वेक्टर है, ठीक है ना। तो लाइक वेक्टर्स के लिए जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो लाइक वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनका सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, सेम है। पसंद नहीं। इक्वल वेक्टर्स की बात करें तो अगर मैंने ये कहा ए बी वेक्टर और इसको मैंने कहा सी डी वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर्स के लिए सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब उनकी जो दिशा है वो सेम होनी चाहिए, और जो उनका मैग्नीट्यूड है, वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर होना चाहिए मॉडुलस ऑफ सी डी वेक्टर के। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। बात करें अनलाइक वेक्टर्स की, तो अनलाइक वेक्टर्स में अगर मैंने कहा इसे ए बी वेक्टर
और ये हो जाएगा इधर सी डी वेक्टर, इसमें क्या कहूँगा डी सी वेक्टर, ठीक है ना। तो बात करें अगर हम सेंस ऑफ डायरेक्शन की, सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो सेंस ऑफ डायरेक्शन हमें चाहिए यहाँ पर अपोजिट, ठीक है ना। अगर सेंस ऑफ डायरेक्शन अपोजिट है तो वो वेक्टर्स कैसे होते हैं, अनलाइक वेक्टर्स होते हैं, उनमें मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर हम लिख रहे हैं नॉट इक्वल टू मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ डी सी वेक्टर, बात समझ में आई, ठीक है ना। अगर नेगेटिव वेक्टर की बात करें तो अगर मैं इसे कहूँ ए बी वेक्टर, तो इस वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होगा उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, वो हो जाएगा बी ए वेक्टर। तो सिंपली बी ए वेक्टर को यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर बी ए वेक्टर को नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऐसे केस में ये जो ए बी वेक्टर है वो इस बी ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा, या हम ऐसे समझ सकते हैं ये जो बी ए वेक्टर है वो ए बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा। बात समझ आई, तो कॉपी कर लेंगे इनको। इसके बाद है पोजीशन वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे ध्यान से, तो कॉपी करेंगे इसको। तो टाइप ऑफ वेक्टर्स में नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर, 7, है ना। क्या आता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्थिति सदिश, स्थिति को दर्शाने वाला, ठीक है ना, किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला जो सदिश है उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो इसको एक ग्राफ पे समझते हैं हम। मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर कहता है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर ओपी वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी कहलाता है। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, तो उसे हम बोलेंगे ओपी वेक्टर। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये पोजीशन वेक्टर होता है। तो थोड़ा सा और इसको हम समझ लेते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में यदि मान लो ये एक ए बी वेक्टर है, क्या है ये, ए बी वेक्टर है, तो पॉइंट ए, ठीक है ना, तो क्या कहा उसने कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होगा उसे हम ओ ए वेक्टर कहेंगे, और जनरली इसे हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आई। सिमिलरली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर ओ बी वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। बात समझ आई। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर जिसे हम जनरली बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको।